हेलो 10th क्लास। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में किस तरह किरण आरेख बनते हैं, वस्तु की स्थिति जब अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब किस तरह का होता है, उसका आकार कैसा होता है, प्रकृति कैसे होती है, ये हम चित्र के माध्यम से करेंगे। इसके बाद हम अनंत व ध्रुव के मध्य यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह होगी, उसका आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, ये हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले किरण आरेख को देख लेते हैं। यदि वस्तु अनंत पे होगी, ये पहला हम किरण आरेख ले रहे हैं उत्तल दर्पण का। वस्तु अनंत पे होने पर इस तरह से कोई किरण आरेख आएगा और दर्पण पे टकरा के वो वापस चला जाएगा। उसी तरह दूसरा किरण आरेख भी दर्पण पे आके वापस टकरा जाएगा। अब बच्चों, इस किरण आरेख को आपतन हुआ यहाँ पे और यहाँ परावर्तन हुआ है प्रकाश की किरण का, हम जो कि आपको आरेखों के द्वारा बता रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से एक किरण आरेख का दर्पण पर परावर्तन होते हुए दिखाया है। इसको अगर हम पीछे की ओर यूं मिला लें, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब है आभासी, वो रियल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता। हमने परावर्तन के पश्चात जाने वाली जो प्रकाश किरण है उसको हमने पीछे की ओर मिला लिया है। उसी तरह वह किरण आरेख जो परावर्तन दिखा रही है, दूसरी किरण आरेख, उसको भी हमने पीछे इस तरह से मिला दिया है। तो F पर, उत्तल दर्पण के पीछे F पर बिंदु की साइज का हमें प्रतिबिंब मिलेगा। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु हमारी अनंत पे है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे F पर मिल रहा है। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे है। ये सामने वाला हिस्सा है दर्पण का, आगे वाला ये पीछे वाला हिस्सा है। दर्पण के पीछे F पर प्रतिबिंब हमें मिलेगा। उसका साइज बहुत ही छोटा है, बिंदु की साइज का अत्यंत छोटा है। वह आभासी है, वह सीधा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरी केस की ओर, जिसमें वस्तु को अनंत व ध्रुव के मध्य रखा गया है। वस्तु को अनंत व ध्रुव के मध्य पे कहीं पे रखा हुआ है। इस तरह से वस्तु को रखा हुआ है, AB वस्तु को। तो इससे जब पहली प्रकाश किरण दर्पण पे आके टकराती है, हमने किरण आरेख के द्वारा दिखाया है, तो ये परावर्तित हो जाती है दर्पण पे टकरा के। उसी तरह दूसरी किरण आरेख जो ध्रुव पे टकराती है, उसी एंगल पे वो ध्रुव से वापस लौट जाती है। ठीक, तो इसमें हम जो भी परावर्तित हुई हैं ये किरणें, पहली किरण और दूसरी किरण, उसको पीछे की ओर हम इनको मिला देंगे। हमने मिला दी पहली लाइन इस तरह से पीछे की ओर डॉट से दिखा दिया है, और दूसरी परावर्तित जो किरण है उसको भी हमने डॉट से इस तरह से मिला दिया है। अब जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है? ध्रुव और F के बीच में, फोकल बिंदु और ध्रुव के बीच में हमारा बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पर AB है, देखिए यहाँ पर भी AB, सीधा है प्रतिबिंब। ठीक, प्रकृति प्रतिबिंब की सीधी है, यह आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। आपने इन जो किरण आरेख है इनको पीछे की ओर मिलाया हुआ है, वास्तविक में नहीं ये किरण मिल रही हैं। ठीक है, ये जो आरेख है वास्तव में नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो इनको मिलाया गया है, ऐसा हमने इमेजिन किया है कि इस तरह से पीछे मिल जाएंगी। तो यह आभासी व सीधा है। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखने को आई तो आभासी व सीधी। और आकार कैसा है? छोटा है। जो वस्तु ली है हमने उसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो प्रतिबिंब बना है वो काफी छोटा है, और यह दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, F और P के मध्य, यानी कि ध्रुव और फोकल बिंदु के मध्य बना है। ये दो केसेस आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उत्तल दर्पण की जब भी बात करेंगे
तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा ही बनेगा, सीधा बनेगा हमेशा। ध्यान रखना है इस बात को। इस पर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछा जाएगा कि आपके जो भी वाहन होते हैं उनके जो पश्च दृश्य दर्पण है वो कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं या अवतल होते हैं? तो आंसर उत्तल होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और साथ में छोटा बनाता है तो आप ज्यादा दूर तक चीजों को देख सकते हैं, इसलिए वह उत्तल होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये दो केसेस हैं याद रखने हैं कि वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच जब रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और वस्तु जब अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए 10th क्लास पढ़ लेते हैं कुछ उपयोग अवतल दर्पणों के। ये उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके छोटे छोटे 1 मार्क्स के मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं और वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी उपयोग 1 या 2 मार्क्स का आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की जो हेडलाइट होती है, ध्यान रखिए वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट के पास कौन से दर्पण का डेंटिस्ट प्रयोग करता है आपके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण के जितने भी उपयोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने हैं। शेविंग दर्पण, सज्जा दर्पण जिसमें आप साज सज्जा करती हैं महिलाएं या पुरुष भी अपने आप को देखते हैं तैयार होने के बाद, वो दर्पण अगर आपके स्पेशली पार्लर में होते हैं, घरों में तो ये नॉर्मली नहीं होता है, तो ये अवतल दर्पण के बने होते हैं। शेविंग दर्पण भी आपका, अगर आप जाएंगे सैलून में कहीं अपने हेयर कटिंग करवाने तो आपके जो दर्पण होंगे वो अवतल दर्पण होते हैं। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पणों के उपयोग, वाहनों में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पणों का। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और छोटा हो गया, इसलिए वाहन पर सवार ड्राइवर पीछे के बड़े क्षेत्र को देख सकता है। और इन दर्पणों को पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं। और इन दर्पणों में कौन सा उपयोग होता है दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब देख लेते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, चाहे लेंस के बारे में हो या दर्पण के बारे में हो, आपको ये पता होनी चाहिए किस तरह से हम चीजों को लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, कोई अगर एक दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है, तो बाईं ओर की जो भी दूरी होगी, मान लीजिए वस्तु बाईं ओर रखा है या प्रतिबिंब आपका बाईं ओर बनता है, बाईं ओर जो भी होगा, जो भी दूरी होगी वो नेगेटिव में हम लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, दाईं ओर की दूरी को हम प्लस में, पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक, इतना आपको पता लग गया। अगर आपका जो वस्तु है वो ऊपर की ओर है, इस तरह से A, B है ना, जो एरो हेड है वो ऊपर है, तो ऊंचाई को अगर आप नापेंगे या ऊंचाई के बारे में आप बात करेंगे तो ये हमेशा प्लस में दी जाएगी अगर ऊपर की ओर होगी। और अगर उल्टा होगा, वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी चीज अगर हम बात करें तो ऊंचाई नीचे की ओर है तो ये हमेशा नेगेटिव में होगी। इस तरह से बिंब हमेशा बाईं ओर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपतित प्रकाश की जो दिशा है, ठीक है, इसकी दिशा के साथ जो भी चीज होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इसके अपोजिट में चीजें नेगेटिव होंगी, ये याद रखना है। आइए चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन की गणना करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं जिन्हें नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी को नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाएंगी, यहाँ से यहाँ को मापी जा रही है, जो भी हम सारी दूरी ध्रुव से मापेंगे।
बिंब वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब आपका हमेशा बाईं ओर होगा। इसका अर्थ यह है कि दर्पण से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी धनात्मक मानी जाती है। ये देखिए धनात्मक है ऊपर की ओर। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। इनको आप माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। दाईं ओर जितनी भी होंगी धनात्मक होगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके दाईं ओर धनात्मक होगी, बाईं ओर ऋणात्मक होगी, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। बिंदु की दूरी u बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में बाईं ओर है, तो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण आपको पता है किस तरह से होता है। अवतल दर्पण यूं होता है ना, इस तरह से आप इस तरह से बनाते हैं। तो ये आपका सेंटर है, तो ये आपका यहाँ पर फोकस होगा। तो जो भी आपका फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, बाईं ओर है, तो ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण में। ठीक है, वही बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी। क्यों होगी धनात्मक, इस तरह से आप बना रहे हैं। ठीक है, ये दर्पण है आपका, तो यहाँ पर सेंटर है आपका और इस तरह से यहाँ पर एफ है। तो यहाँ पर कहाँ है आपका, यहाँ पर आपका ये ध्रुव है, तो आपका जो फोकस है वो दाईं ओर है। तो हमेशा उत्तल दर्पण में आप फोकस लेंगे वो धनात्मक लेंगे। ये बेटा ध्यान में रखने वाली चीज है कि फोकस जो बिंदु है उसकी जो दूरी है वो अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक होगी। क्यों होगी आपको पता है। और दर्पण का सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। वेरी यूजफुल फॉर्मूला करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। वी फॉर वेरी, यू फॉर यूजफुल एंड एफ फॉर फॉर्मूला। इन दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए इज इक्वल टू, और हर ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है और f से हम फोकस की दूरी को बताते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।